let it bang, bang. हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 10 के बच्चों के लिए विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पी लेके आए हैं, जो हमारे बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जाता है। बच्चों, आपको पता है कि अब हमारे बोर्ड की परीक्षाओं में 20 बहुविकल्पी पूछा जा रहा है। तो ये जो हमने 20 बहुविकल्पी लिया है, एनसीईआरटी से उठाया है, क्योंकि ये हमारे एनसीईआरटी से ही A to Z जितना भी बहुविकल्पी है महत्वपूर्ण वो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पिछले साल जो बोर्ड के परीक्षाओं में पूछा गया था और इस बेस में इस साल आने की जो उम्मीद है, उनमें से हमने सेलेक्ट करके आपको 20 बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बहुविकल्पी लेके आ गया हूं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बहुविकल्पी, कौन कौन से इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी है और उसका आंसर सहित आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न हमारे बोर्ड के परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, पहला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए लगे दर्पण द्वारा आवर्धन जो होता है उसका कितना होता है। जो हमारा जो व्हीकल होता है, वाहन जो होता है, उसमें जो हमारा दर्पण लगा होता है तो उसका आवर्धन की क्षमता पूछ रहा है। तो वह देखिए, एक से क्या होता है, कम होता है, एक से अधिक होता है, एक होता है, या एक से कम या अधिक दोनों हो सकता है। ये डी नंबर कह रहा है। तो इस प्रकार के मतलब हमारा जो दर्पण वाला है, यहाँ से एक हमारा बहुविकल्पी फिक्स है कि आएगा। तो बताओ बच्चों कि वाहनों के अगर जो दर्पण लगे होते हैं उसका आवर्धन क्या होता है, हमेशा एक से कम होता है। इसीलिए हमारा क्या होता है, जो दृश्य होता है छोटा बनता है, प्रतिबिंब जो बनता है छोटा बनता है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है बाबू। इसी प्रकार से देखिए सेकेंड नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ये भी हमने दर्पण से ही, लाइट से ही लिया है। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि परावर्तन के नियम लागू होता है। जो परावर्तन होता है, परिवर्तन अपरिवर्तन, तो ये जो परावर्तन नियम है किसके लिए लागू होता है, केवल अवतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए, केवल समतल दर्पण के लिए, या सभी दर्पणों के लिए। यानी कि परावर्तन नियम किस दर्पण पे लागू होता है। तो आपको इसका आंसर तो जरूर पता होगा। ये जो होता है परावर्तन का नियम, कोई भी दर्पण हो, चाहे समतल हो, अवतल हो या उत्तल हो, सभी के लिए क्या होता है, लागू होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न बोर्ड में बहुत पूछे जाते हैं, एकदम ध्यान से देखिए। ठीक है, अब थर्ड नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी बीम का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा। अब बताइए, चार ऑप्शन आपको दिया है, दर्पण से ये प्रश्न लिया गया है। एक तो अवतल दर्पण दिया है, एक उत्तल दर्पण दिया है, या लेंस दिया है, उत्तल लेंस दिया है। एक ऑप्शन दिया है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या जो भी दर्पण है सभी दर्पण को दिया है। तो कह रहा है कि बताइए कि हमारा अनंत पर है। ठीक है, अनंत पे हमारा कोई भी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो बताना है आपको कि उसका जो प्रतिबिंब हमारा अत्यधिक छोटा किसके द्वारा बनेगा। तो किसके द्वारा बनेगा, अवतल दर्पण से भी बनता है, उत्तल दर्पण से भी बनता है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, अनंत पे कोई भी रहेगा तो उसका प्रतिबिंब हमेशा छोटा ही बनेगा, चाहे कोई भी दर्पण हो। यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न कंफ्यूज करने के लिए आपको दे दिया जाता है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है, क्यों। जो सुबह में, दोपहर में आप देखेंगे, सुबह में आप देखेंगे तो लाल दिखाई देगा, या शाम को देखेंगे तो, लेकिन एकदम दोपहर में 12 बजे करीब में आप जब देखेंगे सूर्य को तो वो आपको श्वेत, श्वेत का मतलब कि वाइट, ठीक है, सफ़ेद कलर का मैक्सिमम प्रतीत होता है। उसके पीछे क्या रीजन है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपको दिया है। कह रहा है कि प्रकाश का न्यूनतम प्रकीर्णन, सभी वर्णों का प्रकीर्णन, नीले वर्ण का सर्वाधिक प्रकीर्णन, या लाल वर्णों का प्रकीर्णन। तो देखिए, सुबह के टाइम सूर्य हमारा जो होता है पृथ्वी के एकदम पास में रहता है। जैसे कि ये मान लीजिए हमारा सन है, तो ये हमारा पृथ्वी एकदम जस्ट उसके करीब होता है। लेकिन सुबह के टाइम और शाम के टाइम उसका डिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। तो उसकी जो लाइट है, लाइट जब डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से
वायुमंडल में जो कण होते हैं उसमें क्या होता है, प्रकीर्णन हो जाता है। लाइट वायुमंडल में उपस्थित कणों से टकरा जाता है, उसी प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। तो जब दोपहर के टाइम होता है तो नज़दीक होता है तो लाइट क्या होता है, उसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है, इसीलिए क्या होता है, श्वेत प्रतीत होता है। और वास्तव में हमारा जो सन है वो कैसा है, श्वेत ही है। ठीक है, आप जब चले जाएंगे स्पेस में जाएंगे और सन को देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा, वाइट दिखेगा। ठीक है, आप यहाँ पर पृथ्वी पर से देखेंगे तो रेड में दिखता है, लेकिन वास्तव में उसका कलर श्वेत ही है। ठीक है, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, नेत्र यानी आँख में जब प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, क्रिस्टलीय लेंस पर, कार्निया पर, परितालिका पर या पुतली पर। जैसे ही हमारा जो प्रकाश नेत्र में जो लाइट है हमारे नेत्र में जैसे ही प्रवेश करता है तो हमारा अपवर्तन कहाँ होता है, अधिकांश जो परिवर्तन है कहाँ पर होता है बाबू, कार्निया पे होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी को हम लोग क्या कर देंगे, सही मार देंगे। चलिए यहाँ पर हमने 5 प्रश्न देख लिया। अब आइए अगला 6 नंबर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, ये जो है हमारा एसी यानी विद्युत से आया, विद्युत से भी हमारा 4-5 बहुविकल्पी पूछता है। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं। देखिए टोटल हमारा 20 बहुविकल्पी पूछता है, जिसमें से 7 तुम्हारा फिजिक्स से पूछ देगा, फिजिक्स में 2-3 हमारा लाइट से पूछता है, 2-3 हमारा विद्युत से पूछता है और 1-2 हमारा उष्मा से पूछ देगा। ठीक है, तो मैक्सिमम देखिए ये इस प्रकार के प्रश्न जो बनते हैं वो आता है। ठीक है, उसी प्रकार 7 आपका प्रश्न बायोलॉजी से पूछता है और 6 आपका केमिस्ट्री से पूछता है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, अब अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि एसी जनित्र जो मोटर होता है को डीसी जनित्र में परिवर्तित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, एसी से डीसी में परिवर्तन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। देखिए सर्पी वलय ब्रश का, विभक्त वलय का, अधिक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का या तार का आयताकार पास का, तार के आयताकार पास का। तो हम देखिए एसी जनित्र को डीसी जनित्र में परिवर्तन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वलय, कौन वलय, विभक्त वलय का उपयोग करके हम लोग एसी जनित्र को डीसी जनित्र में परिवर्तित करते हैं। ठीक है बाबू, आइए अब अगला प्रश्न देखिए, ये भी हमारा कहाँ से लिया गया, विद्युत से लिया गया है। कह रहा है कि किसी दिए गए तार की प्रतिरोधकता के लिए निर्भर करता है कि तार की जो है लंबाई पर निर्भर करता है, मोटाई पर, आकृति पर या उसके प्रकृति पर। देखिए किसी भी, मान लीजिए कोई तार है, कोई भी तार, एक आपके घर में तार दिया होगा तो उसकी जो प्रतिरोधकता है वो किस पे निर्भर करता है, तार की जो लंबाई होती है उस पर करता है कि तार की मोटाई, मतलब मोटाई बढ़ाने घटाने पर उसकी प्रतिरोधकता में कुछ अंतर आएगा, या उसकी आकृति में आएगा या उसके प्रकृति में आएगा। तो जो हमारी प्रतिरोधकता होती है उसकी मेन प्रकृति पर निर्भर करता है कि किसका है, कापर का है कि एल्युमिनियम का है, तो इस पर हम लोग का क्या होता है, निर्भर करता है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ऑप्शन आप क्या बनेंगे, जो प्रतिरोधकता होता है तार के पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माशोषी प्रक्रम है। अब ये हमारा यहाँ सब केमिस्ट्री वाला पार्ट स्टार्ट हो गया। कह रहा है कि ऊष्माशोषी प्रक्रम है, यानी ऊष्मा को जो ग्रहण कर लेता है, वैसा प्रक्रिया जब 2 प्रक्रिया आपस में रिएक्शन करेंगे तो उसमें ऊष्मा को क्या होता है, ग्रहण करेगा। ऊष्मा देगा नहीं, ऊष्मा को क्या कर लेगा, ले लेगा। कुछ होता है प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है, ठीक है, जिसे हाइड्रोजन मिलता है, संलयन होता है तो क्या होता है, हीलियम बनता है और उसमें ऊर्जा क्या होता है, निकलता है बाहर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऊष्मा क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेता है। तो देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण जब होता है तो ऊष्मा क्या होता है, ग्रहण कर लेता है। शुष्क बल्ब का संघनन होता है तो ऊष्मा क्या करता है, जल का वाष्पीकरण में या जल वाष्प का संघनन में ऊष्मा शोषी। तो बताइए इसमें से कौन सा प्रक्रिया क्या है, ऊष्मा शोषी प्रक्रिया है। तो इसमें हमारा क्या है, जल का जब वाष्पीकरण होता है तो उसमें हमारा क्या होता है, ऊष्मा ग्रहण होता है, ऊष्मा शोषी होता है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखें,
ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से आपको यूपीएससी नाम से फिक्स किया आएगा। ठीक है, तो कह रहा है देखिए ये यूपीएससी नाम का नामकरण हमने आपको चैनल में एक पूरा वीडियो बनाया कैसे यूपीएससी नामकरण किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए यूपीएससी नेम, यहाँ पर देखिए एसिटिक एसिड का क्रियात्मक समूह है। एसिटिक एसिड का क्रियात्मक समूह कौन है? सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, सी ओ एच और ओ, यानी इसको हम लोग भी लिखते हैं सी ओ ओ एच लिखते हैं, या सी एच ओ यानी सी ओ एच, ये वाला ए सी डबल बॉन्ड रहता है उसे। इसमें से कौन सा समूह जो है हमारा एसिटिक एसिड का समूह है? तो एसिटिक एसिड का समूह हमारा क्या होता है? ओ एच होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अब आइए अगला देखिए, किसी एल्कीन का सूत्र क्या होता है? एल्कीन का आपको सूत्र पूछ रहा है, एल्कीन, एल्केन, एल्काइन, तीन आपका होता है। तो एल्कीन का पूछ रहा है कि एल्कीन का सूत्र क्या होता है? ऑप्शन आपको देखो 4 दिया है, C4H10, C4H6, C4H8, C4N12। तो हमारा एल्कीन का जो सूत्र होता है C4H8, यानी CnH2 के पावर N होता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब आगे देखिए पॉलीथीन का देख लीजिए, पॉलीथीन किस यौगिक से बनता है? बताइए पॉलीथीन किस यौगिक से बनता है? एथेन से, एथिन से, प्रोपिन से, एथाइन से। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोई प्रश्न नंबर 11, पॉलीथीन किस यौगिक से बनता है? एथेन से, एथिन से, प्रोपिन से, एथाइन से। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपका जरूर देखेंगे। तो इसका हमारा जो आंसर है क्या होगा? एथिन होगा। क्या होगा बाबू? एथिन होगा। जो हमारा पॉलीथीन जो होता है एथिन से बनता है। ठीक है, अब आइए और प्रश्न आगे देखते हैं। अब एक प्रश्न देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक त्रिक बंध वाले हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या होता है? त्रिक बंध यानी जिसमें तीन क्या होता है? बॉन्ड होते हैं वाले हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोजन के कार्बन में जिसमें जो संबंध होता है 3 बॉन्ड होता है, उसका सामान्य सूत्र क्या होता है? यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड होना चाहिए? 3 बॉन्ड होना चाहिए। यानी वो हमारा क्या है? CnH2 के पावर n+2, CnH2n, CnH2n-1, CnH2n+1। तो 3 बॉन्ड होगा तो हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी? कम होगी, यानी कम किस में होगी? जिसमें माइनस होगा। इसे याद कर लीजिए, यानी ऑप्शन नंबर हमें क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहाँ पर +2 है, ये होगा नहीं, यहाँ पर सिंपल है, यहाँ पर +1 है, तो हमारा क्या होगा? माइनस वाला दिख जाएगा मैक्सिमम, वही हमारा ट्रिपल बॉन्ड वाला होगा, यानी CnH2n-2 होगा। अब आगे देखिए अगला प्रश्न, जो क्षार धातुएं होती हैं वो कौन कौन से क्षार धातुओं के समूह को बताना है कि कौन इनमें से क्षार धातुओं की समूह है। ऑप्शन पहला दिया है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ऑप्शन बी दिया है बोरान, एल्युमिनियम। ऑप्शन सी दिया है लिथियम, सोडियम और पोटासियम। ऑप्शन डी दिया है कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। तो कह रहा है कि बताइए कि क्षार धातु इनमें से कौन है? तो क्षार धातुओं का समूह कौन है? लिथियम, सोडियम और पोटासियम वाला समूह है। ये हमारा नहीं है, ये हमारा क्या है? ये भी क्षार धातु नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। था क्षार धातुओं का समूह लिथियम, सोडियम और पोटासियम होता है। अब आगे देखिए प्रश्न नंबर 14 क्या बोल रहा है? अब यहाँ से हमारा बायोलॉजी वाला पार्ट, बायोलॉजी से 6 प्रश्न बनेंगे, 7 प्रश्न। तो देखते हैं कौन कौन से। अब ये दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर किस अंग में चला जाता है? ये जो हमारा जो दायां निलय होता है उसमें से जो अशुद्ध रुधिर होता है वो कहाँ पर जाता है? तो यही सी बात है, दायां निलय से सीधे हमारा कहाँ जाता है? फेफड़ा में, और फेफड़ा से फिर रिफ्रेश होकर एयर हमारा क्या होता है? फिर हृदय में आता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फेफड़ा में। कहाँ जाता है? दायां निलय से जो अशुद्ध रुधिर होता है वो कहाँ चला जाता है? फेफड़े में चला जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक है। जो रक्त का थक्का होता है जमने के लिए क्या आवश्यक है? NaCl, थ्रोबियम, पोटासियम या कैल्शियम? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये हमारे बोर्ड में बहुत पूछा जाता है। तो यहाँ पर हमारे से क्या है? थोडियम जो होता है हमारे रक्त का थक्का जमने के लिए बहुत ही आवश्यक है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा।
अब आइए देखिए अगला प्रश्न कह रहा है वृक्कों का कार्य क्या है। वृक्कों का कार्य क्या है? श्वसन करना, परिवहन करना, उत्सर्जन करना या फुफ्फुस करना। वृक्कों मतलब कि लीवर का कार्य क्या है? तो लीवर का काम क्या होता है? वृक्क का काम होता है कि उत्सर्जन करना। क्या करना? उत्सर्जन करना, यानी कि गंदगी को बाहर निकालना, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? उत्सर्जन करना होगा। ठीक है, और 4 प्रश्न है उसको ध्यान से देखिए। अगला कह रहा है प्रश्न कि इंसुलिन हार्मोन बनाता है थायरॉक्सिन, गेस्टिन, ग्लूकोजन या एड्रेनालिन। तो बताइए इंसुलिन जो हार्मोन है कौन बनाता है? तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? थायरॉक्सिन, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब उसी प्रकार आगे देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। जो पत्तियों द्वारा जो कायिक प्रवर्धन होता है किस में होता है? पुदीना में होता है, आलू में होता है, बायोफिल्म में होता है या सभी में होता है? तो जो हमारा कायिक प्रवर्धन है वो हमारा बायोफिल्म में ही होता है, इसको याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न दिया है खंडन द्वारा अलैंगिक जनन है अमीबा में, स्पाइगोगैरा में, मांस में या ईस्ट में। तो खंडन द्वारा अलैंगिक जनन कहाँ पर होता है? तो स्पाइरोगैरा में होता है खंडन द्वारा। खंडन यानी उसका 2 पार्ट में डिवाइड होना, 2-4 में होगा, 4-8 में होगा, इसे डिवाइड होता है तो वही खंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, यानी स्पाइरोगैरा में होता है। और अब हमारा लास्ट प्रश्न निषेचन से बहुत बार पूछा जाता है। कह रहे निषेचन के बाद फल में बदलता है, क्या बदलता है? बाह्यदल, पुंकेसर, अंडाशय या बीजांडासन। तो हमारा जो होता है जो अंडाशय होता है वो हमारा क्या हो जाता है? फल में बदलता है, यानी ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आपको 20 बहुविकल्पी प्रश्न बता दिया जो हमारे बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले वीडियो में हम आपको जो भी हमारा 4 नंबर का 6 नंबर का इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको हम एनालिसिस कराएंगे और आपको बताएंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कैसे इसको लिखेंगे, पूरा आपको चित्र सहित बताएंगे। इसमें हमने आपको 20 बहुविकल्पी बता दिया जो हमारे बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले थे। हमने आपको बताया कि 7 फिजिक्स से आएगा, 6 केमिस्ट्री से आएगा या 6 बायोलॉजी से आएगा, और 7 या तो केमिस्ट्री से आएगा, मतलब एक 6 आएगा और 2 साथ करके आएंगे। इस प्रकार से हमारे प्रश्न 20 बहुविकल्पी पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए और उनको भी भेज दीजिए ताकि वो भी पढ़ लें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पी है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से पढ़िए, एक बार और इसको वीडियो को रिवर्स में पढ़िए ताकि आपको सही से एक बहुविकल्पी आपके माइंड में बैठ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको और भी इम्पोर्टेंट जानकारी दिया जाएगा, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपके बोर्ड से संबंधित जितने भी जानकारी प्राप्त करना है इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। कब एडमिट कार्ड आएगा, कब पेपर होगा, A to Z आपको जानकारी दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Let it, let it, let it, let it, let it, let it, bang, bang.